विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के बारे में। हमने पिछले दो वीडियो के अंदर दो भाग देखे थे और पहला भाग देखा भारतेंद्र युग और दूसरा भाग देखा था हमने द्विवेदी युग। आज हम बात करेंगे तीसरे युग की और तीसरा युग है हमारा छायावाद युग। मित्रों, आपको बता दें कि छायावाद युग और द्विवेदी युग लगभग दोनों 18 वर्षों तक चले थे। इस छायावाद युग का जो समय है वो 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक का था। और आपको बता दें कि छायावाद जो युग की जो शुरुआत होती है और वो जो शुरुआत है 1920 में क्या होता है। 1920 के अंदर पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर मध्य प्रदेश से एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी। उस पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख छपवाया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि छायावाद शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग करता है, सबसे पहले प्रयोग करने वाले इस शब्द को वो थे मुकुटधर पांडे, मतलब पंडित मुकुटधर पांडे को माना जाता है। तो जो ये जो छायावाद शब्द था ये सबसे पहले किसने दिया था, या इसको हम कह सकते हैं सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया, वो प्रयोग किया पंडित मुकुटधर पांडे। ठीक मित्रों, छायावाद की दो बातें महत्वपूर्ण। छायावाद के कवियों की यदि बात करें तो उन कवियों में जो चतुष्टयी कवि कहलाते थे, इन 4 कवियों की एक मंडली जिसे हम कहेंगे छायावाद के चतुष्टयी कवि, और वो थे आपके प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, पंत जी, सुमित्रानंदन पंत और निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उनके साथ में एक कवियत्री थी और वो थी महादेवी वर्मा। ठीक, तो ये तो थे कवि छायावाद के, प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी और वर्मा, महादेवी वर्मा। फिर यदि हम बात करें छायावाद के वृहत्त्रयी कवि, देखो छायावाद के अंदर 3 कवियों को वृहत्त्रयी कवि की संज्ञा दी गई और उनमें अलग अलग कवियों को अलग अलग उपमा दी गई। देखिए, ब्रह्मा की उपाधि से जयशंकर प्रसाद को बताया गया, विष्णु की उपाधि सुमित्रानंदन पंत को और महेश की उपाधि निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया। मित्रों, इस बात को वापस हम संक्षेप में समझ लेते हैं। छायावाद की यदि हम बात करें तो छायावाद जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे पंडित मुकुटधर पांडे, जिन्होंने 1920 में जबलपुर से हिंदी में छायावाद नाम से 4 किस्तों में लेख प्रकाशित किया, इसलिए उनको पहला प्रयोगकर्ता मानते हैं। और इस छायावाद के चतुष्टयी कवियों की बात करें या हम वृहत्त्रयी कवियों की बात करें तो वृहत्त्रयी कवियों में प्रसाद, पंत व निराला, प्रसाद जी, पंत जी और निराला जी। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनके साथ में वृहत्त्रयी कवियों के साथ में जब महादेवी वर्मा को शामिल कर लिया जाता है तो वो सारे कवि कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे, चतुष्टयी कवियों की श्रेणी में। तो चतुष्टयी कवियों की श्रेणी में वृहत्त्रयी कवि 3 थे और उसके साथ में महादेवी वर्मा को इंक्लूड करेंगे तो ये 4 नाम हो जाएंगे। और वृहत्त्रयी कवियों की बात करें तो प्रसाद जी, पंत जी और निराला जी, इनको ब्रह्मा की उपाधि, पंत जी को विष्णु की और इनको निराला जी को महेश की उपाधि दी। देखिए बच्चों, अभी तक हमने बात की कि जो छायावाद युग है, छायावाद युग, इस छायावाद युग की यदि बात करें तो छायावाद युग का जो समय था वो थी, इसकी समय अवधि 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी। ठीक, इस छायावाद युग के संदर्भ में 1920 ईस्वी में क्या हुआ था। 1920 ईस्वी में जबलपुर कहाँ आया हुआ है, एमपी मध्य प्रदेश में। जबलपुर एमपी से एक पत्रिका का प्रकाशन होता था। उस पत्रिका के प्रकाशन में हिंदी में छायावाद शीर्षक से इस शीर्षक से पंडित मुकुटधर पांडे के द्वारा 4 किस्तों में, मतलब 4 भागों में, 4 किस्तों में क्या एक लेख प्रकाशित करवाया गया, एक लेख प्रकाशित करवाया गया। इसलिए इस छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता पंडित मुकुटधर
मुकुटधर पांडे को माना जाता, पंडित मुकुटधर पांडे को माना जाता है। मित्रों, इस छायावाद युग के कवियों की यदि हम बात करें तो इस युग में चतुष्टय कवि 4 कवियों की मंडली, इसलिए उनको चतुष्टय कवि कहा जाता है। और छायावाद के चतुष्टय कवियों में जो बृहत्त्रयी कवि थे, उन बृहत्त्रयी कवियों में महादेवी वर्मा को शामिल कर लिया जाए। महादेवी वर्मा तो वो कवि कौन हो जाएगी, ये पूरा समूह हो जाएगा चतुष्टय कवि। तो बात रही सर बृहत्त्रयी कवि कौन से थे, तो बृहत्त्रयी कवियों में 3 कवि थे। एक थे आपके पंत जी, एक थे प्रसाद जी, और एक थे आपके निराला जी। मित्रों, पंत जी का मतलब सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद जी का मतलब जयशंकर प्रसाद, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मित्रों, बात करें यदि प्रसाद जी को ब्रह्मा की उपाधि, प्रसाद जी को पंत जी को विष्णु की उपाधि, और इनको निराला जी को महेश की उपाधि, इसलिए इनको क्या कहा गया, ये बृहत्त्रयी कवि माने जाते हैं इन 3 कवियों को। तो ये छायावाद अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा। अब हम बात करेंगे छायावादी कवियों की एक कवि के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की। मित्रों, जयशंकर प्रसाद की हम बात करें तो प्रसाद जी का जन्म होता है 1890 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1937 ईस्वी में। ठीक, इन्होंने अपने जीवन काल में कई रचनाओं की रचनाएं की। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, पूर्वी उर्वशी जिसकी रचना 1909 में की थी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू जिसकी रचना 1925 में की, लहर जिसकी रचना 1933 में की, कामायनी और वन मिलन, ये जयशंकर प्रसाद जी की क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार वापस रिपीट करते हैं। उर्वशी की इन्होंने रचना की 1909 में, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू की रचना 1925 में, लहर की रचना 1933 में, कामायनी और वन मिलन, ये रचनाएं आपको याद करनी होगी क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि माने जाते हैं। देखिए मित्रों, प्रसाद जी की यदि हम बात करें तो ये प्रथम छायावादी कविता, और वो कौन सी थी, प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और जिसको किसमें संकलित किया गया है, झरना में संकलित। इनकी जो प्रमुख रचना झरना, उस झरना में एक कविता प्रथम प्रभात को संकलित किया गया, और ये प्रथम प्रभात कविता छायावादी कविता है और छायावाद की पहली कविता है। प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि छायावाद की प्रथम कविता कौन सी है, प्रथम प्रभात। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, छायावाद की प्रथम कविता प्रथम प्रभात किसमें संकलित है, तो जयशंकर प्रसाद के झरना काव्य रचना में या झरना रचना में क्या है, संकलित है। क्योंकि प्रथम पुस्तकाकार का मतलब होता है पुस्तक के आकार की जो रचना है वो कौन कौन सी थी, उर्वशी और चंपू का। तो उर्वशी और चंपू का ये प्रथम पुस्तकाकार रचना थी, ये भी आपको याद रखना है। जो झरना रचना है, झरना रचना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। झरना जो रचना हुई, उस झरना रचना को छायावाद की प्रथम रचना भी कहा जाता है। छायावाद की प्रथम कविता प्रथम प्रभात, और छायावाद की प्रथम रचना झरना। मित्रों, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है, और वो है आपकी कामायनी। ये कामायनी प्रसाद जी का एक महाकाव्य है, और जिसमें कितने सर्ग है, 15 सर्ग है। कामायनी प्रसाद जी का एक महाकाव्य है जिसमें कितने सर्ग शामिल किए गए, 15 सर्ग शामिल किए गए। प्रसाद जी को प्रेम व सौंदर्य का क्या माना जाता है, कवि माना जाता है। तो प्रेम व सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है, प्रसाद जी को कहा जाता है। और शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी ग्रंथ को छायावाद का उपनिषद भी कहा है। तो ये थी आपकी छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में एक सामान्य जानकारी जो आपको याद रखनी है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं।
फिर थोड़ा सा परिचय छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में। इनकी प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात, इनकी प्रथम छायावादी रचना झरना, प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी चौबुकाय, और रामायण में 15 सर्ग, और प्रेम व सौंदर्य का कवि प्रसाद जी को माना जाता है, और शांति प्रिय द्विवेदी ने रामायण को छायावाद का उपनिषद भी कहा है। तो अब हम बात करेंगे, देखो मित्रों, जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को याद करने की ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या है मित्रों, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की यदि हम ट्रिक की बात करें तो वो ट्रिक है, उर्वशी के कान में प्रेम चित्र की लहर जगी तो काम वन के आंसू झरने लगे। देखिए, उर्वशी के कान में प्रेम चित्र की लहर जगी, उर्वशी के कान में प्रेम चित्र की लहर जगी तो काम वन के आंसू झरने लगे। उर्वशी का मतलब उर्वशी रचना है कि कान का मतलब कानन कुसुम, कान का मतलब क्या होगा, कानन कुसुम। फिर प्रेम का मतलब यहाँ पर होगा प्रेमपति, चित्र का मतलब यहाँ पर होगा चित्राधार, लहर का मतलब लहरी होगा, जगी यहाँ पर ऐसे ही कनेक्टिव वर्ड है। काम का मतलब यहाँ पर होगा कामायनी, वन का मतलब यहाँ होगा वन मिलन, और आंसू से होगा आंसू, और झरने से होगा झरना। ये इनकी क्या थी, काव्य रचनाएं थी। ठीक, तो ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं की यदि बात करें तो ये प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म है वो 1899 में हुआ था और उसकी मृत्यु 1963 में हुई। मित्रों, निराला जी की एक पुत्री थी, उसका नाम था सरोज, तो इनकी पुत्री का नाम सरोज है। इनके द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी थी, मुख्य रचनाएं अनामिका, ये अनामिका प्रथम संग्रह माना जाता है। इनका जो प्रथम संग्रह है वो अनामिका, फिर परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुंडा, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना और गीत पुंज, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन प्रमुख रचनाओं में प्रथम संग्रह है अनामिका और अंतिम संग्रह इनका है सांध्य का कली। अंतिम संग्रह कौन सा इनका, सांध्य का कली है। और इनकी जो प्रथम कविता थी, निराला जी की प्रथम कविता थी वो थी जूही की कली, जिसकी रचना 1916 में की गई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनकी जो प्रथम कविता थी जूही की कली, जो 1916 में लिखी गई। मित्रों, अनामिका और परिमल में इनके द्वारा जो संकलित जो कविताएं थी, अनामिका में कौन कौन सी कविताएं थी देखिए। अनामिका में सूर्य स्मृति इस कविता थी, प्रेयसी कविता थी इसकी, सम्राट एडवर्ड के प्रति इनकी कविता थी, और राम की शक्ति पूजा जिसकी रचना 1936 में की गई ये भी इनकी कविता थी, रेखा इनकी कविता थी, तोड़ती पत्र इनकी कविता थी, और सच है इनकी कविता थी। ये सभी कविताओं का संकलन अनामिका ग्रंथ में किया गया। फिर परिमल ग्रंथ में कौन कौन सी रचनाएं थी, अधिमास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक और संध्या सुंदरी, ये जो कविताएं थी वो परिमल के अंदर थी। ठीक मित्रों, ध्यान रखिएगा, निराला के द्वारा एक रचित सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम लोकगीत माना जाता है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, सॉरी लोकगीत नहीं, शोक गीत, आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निराला के द्वारा
कौन सी रचना जो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है वो है सरोज स्मृति। कौन सी रचना है? सरोज स्मृति रचना है, जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होने के साथ साथ ये प्रथम शोक गीत भी माना जाता है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। निराला जी की यदि बात करें तो निराला जी को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मतलब इन्होंने अपनी रचनाओं में छंद का प्रयोग नहीं किया, इसलिए इनको कहते हैं मुक्त छंद प्रवर्तक निराला जी। ठीक, और निराला जी और जो विद्रोह के कवि माने जाते हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये निराला जी की रचनाएं, और इन रचनाओं में अनामिका और परिमल रचना के अंदर अलग अलग प्रकार की कविताएं थी जो ये आपके सामने रखी। इनकी जो प्रथम कविता है याद रखना है जूही की कली, जिसकी रचना 1916 में हुई, और इनका प्रथम संग्रह अनामिका था और अंतिम संग्रह शांति का कली था। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, आगे का अपन कल पढ़ेंगे।